हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग YTD। आज की क्लास में भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास से कला से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे जानेंगे। इसके पहले की क्लास में आपने इतिहास के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ें जानी, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में आपने यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि सिंधु सभ्यता में हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए तथा भारत के प्रमुख स्थल कौन से थे, जैसे कि ये सभी के बारे में आपने विशेष जानकारी प्राप्त की। और पाकिस्तान में जो हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर ये सभी प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में आपने विशेष जानकारी प्राप्त कर ली है। एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे वो सभी आपके इन्हीं क्लास में से आ जाएंगे। आज की क्लास में भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास की कला से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या इनसे प्रश्न बन सकते हैं उनसे यहाँ से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे करेंगे। याद रखिएगा, अभी तक हमने इतिहास के बारे में जाना था, जो कि आपका जानना बहुत ही आवश्यक था क्योंकि ये आपके चैप्टर में भी है और प्रश्न इससे कई बार पूछे भी गए हैं। अब यहाँ से हम अपने जो आर्ट है अर्थात कला है, कला से संबंधित सिंधु सभ्यता या भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास से जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको गया है। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों को खोजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। याद रखिएगा, शैल जहाँ पे ये शब्द आएगा तो शैल का अर्थ होता है यहाँ पे पत्थर में बने हुए चित्र। जो भी पाषाण काल में या पत्थरों पे जो भी अलंकृत चित्र थे या जो भी चित्र बनाए गए वो शैल चित्र के अंदर आते हैं। तो इस शब्द ये भी जहाँ पे शब्द आएगा इसे याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पत्थरों पे बने हुए चित्र। शैल चित्रों की खोज प्रागैतिहासिक काल में सर्वप्रथम आर्चीवाल कार्लाइल ने 1880 ईस्वी में किया था और इसके बाद काकबन ने खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है। तो याद रखिएगा, भारतीय चित्रकला का इतिहास 7000 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी गई है। तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये ब्रिटिश पुरातात्विक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष जेरिको से हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। याद रखिएगा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के हथनौर नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो जहाँ से हमें मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज थी वो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, जिसका समय काल 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक था। दूसरा यहाँ पे आता है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण का समय याद रखिएगा 10,000 से 25,000 ईस्वी पूर्व था। नेक्स्ट है नव पाषाण काल, यह नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है और इसका समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 या कहीं कहीं आपको 3,000 मिलेगा। तो इन दोनों भी पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो नव पाषाण काल का समय है वो 10,000 से लेके 5,000 या 3,000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसके बाद यहाँ पे भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास में पूर्व पाषाण काल से जितने भी कला से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है उनको देखेंगे। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था।
तो याद रखिएगा पूर्ण पाषाण युगीन जो मानव था वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था, अर्थात पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वो स्वयं गुफाओं का निर्माण नहीं करता था, बल्कि जो गुफाएं पहले से ही बनी हुई थी अर्थात जो प्रकृति द्वारा निर्मित गुफाएं थी उसमें ही वो निवास करता था। नेक्स्ट पॉइंट है मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहां आया था। तो याद रखिएगा मानव सर्वप्रथम धरती पर प्लाईस्टोसिन युग के आरंभ में अफ्रीका में सर्वप्रथम आया था। नेक्स्ट पॉइंट है अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई से हमें कुछ मानव के अवशेष मिले हैं, जिसमें यह पता चलता है कि मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले का है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं। प्रस्तर शब्द का यहाँ पे अर्थ है कि पत्थर के उपकरण हमें सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हैं, तो ये सोहन नदी घाटी में मिलते हैं जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। तो पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित जो प्रस्तर के उपकरण है वो हमें सोहन नदी घाटी के में मिलते हैं। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण कालीन मानव था। तो पूर्व पाषाण कालीन का जो मानव था वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, अर्थात भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया करता था और भोजन को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वो अपने हथियार पत्थर से ही बनाता था, लेकिन एक विशेष प्रकार का पत्थर था जिसे क्वार्टज पत्थर कहते हैं। तो क्वार्टज पत्थर से पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार बनाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। तो पूर्व पाषाण युग के मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर थे। ये तीनों आपको याद रखना है, हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव के प्रमुख औजारों में इनमें से कौन नहीं है। ये प्रश्न आया था जिसमें से हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर ये आपके तीनों हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो पूर्व पाषाण काल में मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा बेलन घाटी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने कब और कहाँ की थी। तो याद रखिएगा भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट एक पल्लावरम स्थान है वहां पे इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था। याद रखिएगा पूर्व पाषाण कालीन जो मानव था वो दक्षिण भारत में अंगोला, चिंगलपुट तथा कुडापा ये दो स्थान थे जहां पे पूर्व पाषाण काल का मानव दक्षिण भारत में निवास किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण युगीन मानव जो था वो क्वाल्टाइज मनुष्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पूर्व पाषाण युग के जो मानव थे वो क्वाल्टज पत्थर का ज़्यादा उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए, इसलिए इन्हें क्वाल्टाइज्ड मनुष्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ था। तो याद रखिएगा आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था, किंतु आग का जो प्रयोग था याद रखिएगा आग का प्रयोग आपका नव पाषाण काल में हुआ था। पाषाण काल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो यहाँ पे अब समाप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं। तो याद रखिएगा पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका पूर्व पाषाण काल आया, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो मध्य का समय था जिसे संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, इसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा और वह कब दी गई थी? मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम सीएल कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में। और ये कहाँ से प्राप्त हुई? तो मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी विद्येन क्षेत्र से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यपाषाण काल के औजार थे। तो मध्यपाषाण काल के जो औजार थे वो पूर्व पाषाण काल के औजारों से बहुत ही छोटे हुआ करते थे, इसलिए इन औजारों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि ये औजार बहुत ही छोटे थे। पूर्व पाषाण काल के औजारों से ये औजार छोटे होने के कारण मध्यपाषाण काल के औजारों को माइक्रोलिथ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर है। बागौर एक ऐसा स्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थित है और बागौर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम सौदान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा दाह प्रक्रिया सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात में स्थित लंगनाज मध्यपाषाण कालीन पुरा स्थल जहां से 14 मानवीय कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? याद रखिएगा 14 मानवीय कंकाल जहां प्राप्त हुए हैं इसका उत्खनन कार्य एच डी संकालिया द्वारा करवाया गया। इससे आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि 14 मानवीय कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक साथ 14 मानवीय कंकाल हमें गुजरात में स्थित लंगनाज से प्राप्त हुए हैं। और लंगनाज जो था ये मध्यपाषाण कालीन एक पूरा स्थल था और इसकी जो खोज या इसका उत्खनन कार्य एच डी संकालिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने से आरंभ हुए? तो मानव अस्थिपंजर हमें मध्यपाषाण काल से मिलना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर और मैदमा से प्राप्त हुआ था। अभी आपने जब मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष हमें प्रतापगढ़ सराय नहर के और मैदमा से हमें ये प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का था? तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य थे ये हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण काल के बारे में यहाँ पे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। याद रखिएगा नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट है भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया? तो नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? तो सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होती है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करता था? तो नवपाषाण काल का जो मानव था ये पालिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करता था। जैसे आपने पढ़ा कि मध्यपाषाण काल के जो मानव थे उनके औजार जो थे वो पूर्व पाषाण काल के औजारों से छोटे हुआ करते थे, जिस कारण उनके औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। उसी प्रकार से नवपाषाण काल के जो मानव थे ये पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण काल में किस हथियार का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है? तो याद रखिएगा नवपाषाण काल में पत्थर की कुल्हाड़ी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास अपना बनाना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त होती है? तो नवपाषाण युगीन प्राचीनतम जो बस्ती है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृत के अंतर्गत अनेक गर्तावास। गर्तावास का अर्थ होता है कि गड्ढा घर। गड्ढे घर जो होते हैं इन्हें हम गर्तावास कहा जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर भारत के नवपाषाण संस्कृत के अंतर्गत हमें अनेक गर्तावास प्राप्त हुए हैं जो कि बुर्जहोम और गुप कराल कश्मीर प्रांत में स्थित हैं। तो गर्तावास याद रखिएगा ये हमें बुर्जहोम और गुप कराल से प्राप्त होते हैं और ये दोनों स्थान कश्मीर में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण सबसे ज़्यादा हमें चिरान से प्राप्त हुए हैं और चिरान पटना के पास स्थित है। चिरान से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हिरन के सींगों के हड्डी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए गए थे? तो पालतू कुत्ते मालिक के साथ पालतू कुत्ते के शव हमें बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं, और याद रखिएगा बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ किया? तो कृषि कार्य सर्वप्रथम नवपाषाण काल के मानव ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? याद रखिएगा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। इसके बाद दूसरी फसल जौ थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त होता है, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, नवपाषाण कालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? नवपाषाण काल का मानव बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया, जिसे वे चाक पर बनाता था? जैसे अभी भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके जो घड़े होते हैं, घड़ा या अन्य मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो चाक द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल का मानव का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र बिलारी था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नवपाषाण काल का मानव का जो प्रमुख केंद्र बिलारी था। नेक्स्ट है, नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था? तो चित्रकला का सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग से हुआ? तो पालिश लगाने का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था, क्योंकि इस काल में ही मानव ने पालिश युक्त औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। याद रखिएगा उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल के चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हमें मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेलारी से मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम पढ़ेंगे तो मिर्जापुर, सिंघनपुर और बेलारी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ आपके पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण थे वो सभी आपके समाप्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इनके मूर्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मूर्तियां थी ये पत्थर, मिट्टी, कांसे व पीतल आदि की प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रमुख मूर्तियां हैं, जिनमें से सबसे पहले है दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। इसे दो नामों से जाना जाता है, पहले दाढ़ी वाली मूर्ति, दूसरा दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति के रूप में। दूसरा यहाँ से एक पुरुष धर प्राप्त हुआ है। तीसरी मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति और नेक्स्ट है नर्तकी मूर्ति, और नेक्स्ट है मातृ देवी की मृण मूर्तियां, और लास्ट में है वृषभ और मोहरे। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ये हमें कुछ प्रमुख मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें से याद रखिएगा जो नर्तकी की मूर्ति है ये पत्थर से निर्मित थी, और यदि केवल लिखा आता है नर्तकी मूर्ति तो ये ताम्र से निर्मित थी। दोनों में सिर्फ यहाँ पे की का अंतर है। यदि की यहाँ से गायब कर दिया जाता है तो वो फिर ताम्र की मूर्ति होगी, और यदि की लगा रहता है या का लगा रहता है तो वो फिर पत्थर की मूर्ति होगी। सबसे पहले यहाँ पे हम योगी की मूर्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। योगी की मूर्ति आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी मूर्ति आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें यदि देखेंगे तो यहाँ देखेंगे इसका हाथ कटा हुआ है, और यहाँ पे जो इसका सिर है ये देखिए पीछे की ओर इस प्रकार से ढलान की ओर है, और जो यहाँ पे दाढ़ी है वो देखिए दाढ़ी इस प्रकार से बनी हुई है। तो इसे ही हम योगी की मूर्ति कहते हैं। इसके बारे में आइए जानते हैं कुछ पॉइंट। ये एक आवच प्रतिमा है
जो दाढ़ी वाले योगी के नाम से जानी जाती है। ये सफ़ेद चूना पत्थर से निर्मित है। याद रखिएगा, जो योगी की मूर्ति है ये सफ़ेद चूना पत्थर से निर्मित है। इस योगी की छोटी छोटी मूछें, ये देखिए यहाँ पे ये छोटी छोटी मूछें हैं तथा दाढ़ी संवार कर बनाई गई है। और ये दाढ़ी जो है देखिए संवार कर इस प्रकार से बनाई गई है कि ये दूर से ही यहाँ पे दाढ़ी इसकी नज़र आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आंखें अधखुली और मस्तक छोटा व पीछे की ओर ढालू बनाया गया है। आंखें देखेंगे, ये आंखें देखेंगे तो देखिए आधी आंखें खुली हुई हैं। और मस्तक यदि देखेंगे तो मस्तक ये देखिए बहुत ही छोटा बनाया गया है। और पीछे की ओर ये जो सिर है ये देखिए इस प्रकार से ढालू बनाया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिसका माथा व भुजाएं आभूषण से अलंकृत हैं। यदि इसका माथा देखेंगे तो ये देखिए माथा यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आभूषण यहाँ पे पहने हुए हैं। और जिस प्रकार से भुजा में देखेंगे तो ये देखिए भुजाओं में भी ये आभूषण इस प्रकार से पहने हुए हैं। तो माथा व भुजाओं में आभूषण से अलंकृत हैं। बाएं कंधे पर से होता हुआ त्रिफुलिया अलंकार से सज्जित साल ओढ़े हुए हैं। बाएं कंधे से देखेंगे तो इस कंधे से देखेंगे तो ये देखिए एक साल ओढ़े हुए हैं जिसमें त्रिफुलिया आकार की ये डिजाइन बने हुए हैं। अर्थात ये जो साल ओढ़े हैं उसमें इस प्रकार से त्रिफुलिया आकार की ये आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिमर के विचार से ये एक पुजारी की मूर्ति है। गार्टन के मतानुसार इस प्रतिमा पर सुमेरियन अथवा बेबीलोनियन प्रभाव अंकित होता है। तो योगी की मूर्ति के बारे में आपने सभी चीजें जान ली कि योगी की मूर्ति या इसे दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये सफेद चूना पत्थर से निर्मित मूर्ति है। इसकी आंखें अध खुली हुई हैं तथा मस्तक इसका छोटा है। और ये सिर जो है पीछे की ओर ढालू इस प्रकार से बनाया गया है। और इसकी छोटी छोटे मूछें बनाई गई हैं और दाढ़ी को इस प्रकार से संवार कर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, इसके माथे और भुजाओं पर कोई आभूषण इस प्रकार से अलंकृत है। और बाएं कंधे से ये इस प्रकार से एक साल ओढ़े हुए हैं। और इस साल में त्रिफुलिया आकार के ये डिजाइन बने हुए हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि योगी के मूर्ति के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। योगी की मूर्ति के बाद नेक्स्ट टॉपिक है मानव धड़। याद रखिएगा, मानव धड़ में दो प्रकार के धड़ आते हैं। पहले आपका पुरुष धड़ आएगा, उसके बाद यहाँ पे एक नर्तकी धड़ आता है। तो इनके बारे में दोनों के विषय में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले देखेंगे पुरुष धड़ के बारे में। पुरुष धड़ की यदि इमेज आप देखेंगे तो इमेज कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगी। यदि इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ देखेंगे, ये नग्न युवा पुरुष का धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जो लंबवत खड़ी हुई एक आदर्श पुरुष प्रतिमा है। अर्थात ये एक नग्न युवा पुरुष का धड़ है जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और ये लंबवत खड़ी हुई आदर्श पुरुष प्रतिमा है जो उच्च कोटि की स्वाभाविकता एवं गणनशीलता के लिए अंकित है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है और इसकी ये शारीरिक रचना एवं सौंदर्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है। इस प्रतिमा की सृजनशीलता से कलाकार की कौशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, पुरुष धड़ के बारे में अभी ये जान लीजिए कि ये नग्न युवा पुरुष का धड़ है जो कि आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नर्तकी धड़। नेक्स्ट हेडिंग है नर्तकी धड़। ये प्रतिमा स्लेटी पत्थर से निर्मित है। जिस प्रकार से पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था, उसी प्रकार से ये नर्तकी धड़ आपका स्लेटी पत्थर से निर्मित है तथा ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसके सिर और हाथ नहीं है। इसके ये हाथ देखेंगे तो हाथ इस धड़ के नहीं है और इसका सिर भी गायब है। हाथ पैर भी आधे टूटे हुए हैं और पैर देखेंगे तो ये भी आधे टूटे हुए हैं तथा इसका एक पैर मुड़ा हुआ है, नृत्य की मुद्रा में अंकित है। तथा इसका एक पैर, ये जो पैर आप देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से मुड़ा हुआ है जो कि नृत्य की मुद्रा अर्थात डांस की स्थिति में है, जिसमें मूर्तिकार ने नारी के स्वरूप, विन्यास, नितंब और छीण कट को संतुलित बनाकर एक अद्भुत नारी सौंदर्य का सफल सृजन किया है। ये हो गया आपका नर्तकी धड़। अब इसके बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो याद रखिएगा। पुरुष धड़ और नर्तक धड़ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यदि पुरुष धड़ की बात की जाए तो पुरुष धड़ आदिनाथ ऋषभदेव को यहाँ पे दर्शाया गया है और इसका जो माध्यम है यहाँ पे लाल पत्थर का यूज हुआ है। अर्थात लाल पत्थर का ये पुरुष धड़ बना है और ऐसा माना जाता है कि ये आदिनाथ ऋषभदेव जी की मूर्ति थी। इसकी माप यहाँ पे देखेंगे 3.3 से 3.4 इंच की इसकी माप है और समय लगभग 2500 ईसा पूर्व। ये पुरानी
पुरुष दर है। तथा याद रखिएगा ये जो पुरुष दर है ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, अर्थात राष्ट्रीय संग्रहालय है वहाँ पे पुरुष दर को रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नर्तक दर, ये नटराज शिव को प्रदर्शित करता है तथा इसका माध्यम काला स्लेट पत्थर है। इसकी माप 3.7 से 3.8 इंच है और इसका समय लगभग 2500 ईसा पूर्व माना गया है और ये भी आपको राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ताम्र की नर्तकी मूर्ति। याद रखिएगा ताम्र की नर्तकी मूर्ति और नर्तकी मूर्ति अलग है और ताम्र की नर्तकी मूर्ति अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो ताम्र की जो नर्तकी मूर्ति है वो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है। ये आकृति आप इसे देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई ये ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी की मूर्ति है जो 10.5 सेंटीमीटर ऊंची और 5 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, जो मूर्तिकला की दृष्टि से अद्भुत कृत्य है। इस प्रतिमा के बाएं हाथ में कलाई से कोहनी तक चूड़ियां, कड़े आदि पहने हुए हैं। यदि इसका बायां हाथ देखेंगे तो ये देखिए इसका ये वाला जो है ये इसका बायां हाथ है और इसके बाएं हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे कलाई से कोहनी तक, अर्थात यहाँ से लेके ये जो कोहनी है यहाँ तक देखिए चूड़ी, कड़े आदि पहने हुए हैं। यहाँ तक ये कड़े पहने हुए हैं और उसके बाद यहाँ तक ये चूड़ियाँ इस प्रकार से इस पूरे हाथ में पहने हुए हैं तथा दाहिना हाथ कमर पर रखा हुआ है और नर्तकी की मूर्ति का ये दाहिना हाथ देखेंगे तो यहाँ पे ये कमर में रखा हुआ है तथा दो कड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे 2 कड़े पहने हुए हैं और इस हाथ यहाँ पे भी 2 कड़े पहने हुए हैं, जो विश्राम की अवस्था में है तथा शरीर के अनुपात में हाथ व पैर लंबे हैं। यदि इसके शरीर का ये भाग यदि देखेंगे तो ये शरीर का भाग ये छोटा दर्शाया गया है, जबकि इस शरीर के भाग के अनुसार इनके हाथों को और इनके पैरों को अधिक लंबा दर्शाया गया है। ये उस समय की उत्तम ढलाई कला एवं कलाकार की कला साधना एवं कौशल का प्रमाण है। तो याद रखिएगा तांबे की नर्तकी मूर्ति यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और याद रखिएगा दाहिने हाथ कमर पे रखा हुआ है और 2 हाथों पे 2 कड़े पहने हुए हैं तथा ये जो मूर्ति है ये विश्राम की अवस्था में मूर्ति है और याद रखिएगा इसका जो शरीर है, शरीर और हाथों का जो अनुपात है वो शरीर के अनुसार हाथ और पैरों का अनुपात बड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मातृ देवी की भेड़ मूर्तियाँ। ये मूर्ति देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। इसमें देखेंगे पाषाण और ताम्र की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिसमें मातृ देवी की मूर्तियां भी उत्कृष्ट हैं। इन मूर्तियों में प्रफुल्लित और भयानक मुख दिखाए गए हैं जो आभूषणों से अलंकृत हैं। इनका मुख देखेंगे तो भयानक है और ये देखिए ये आभूषणों से अंकित इस प्रकार से मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां केवल धार्मिक अभिप्रायों के लिए उपयोग में आने की परंपरा का आभास कराती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है मोहरे। मोहरे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मोहरे पहले चलती थी। मोहरों के बारे में याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में मुद्राएं और मोहरे बहुत अधिक संख्या में मिली हैं। ये मुद्राएं कुछ हाथी दांत, पकाई मिट्टी तथा नीली या सफ़ेद विशेष प्रकार के चमकीले पत्थर की हैं। सभी मुहरें 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई की चौकोर हैं। मुहरों के सपाट धरातल पर प्रायः वास्तविक या काल्पनिक पशुओं की आकृतियां उभरी हुई अंकित हैं तथा इन सभी मोहरों पर सिंधु सभ्यता के तत्कालीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अब तक ठीक से पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरों के बारे में याद रखिएगा ये जो मोहरें हैं ये 2.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच लंबी ये मोहरें हैं और ये चौकोर बिल्कुल आकार की आपको मोहरें मिलेंगी तथा इन मोहरों में देखेंगे तो ये देखिए विशेष प्रकार का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका इसमें क्या लिखा है। और प्रत्येक मोहरों में अलग अलग प्रकार के कुछ वास्तविक रूप से इसमें चित्र अंकित हैं और कुछ काल्पनिक रूप से इसमें चित्र को अंकित किया गया है। सिंधु घाटी की खुदाई से 1200 से अधिक पत्थर की बनाई मोहरें कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये करीब 1 इंच मोटी हैं। इनके पीछे प्रायः एक अंगूठी नुमा उठान लगी रहती है जिससे ये धागे में बांधकर अच्छी तरह से प्रयोग में लाई जा सके। मोहरें वर्गाकार, ढोलनाकार व गोल आकारों में प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों पर वृषभ, हिरण का अंकन संयुक्त रूप से दिखाई देता है। ये जो मोहरें हैं इनमें वृषभ अर्थात बैल का और हिरण का यहाँ पे चित्र अंकित है। तो ये आपके मोहरे के बारे में हो गई। नेक्स्ट है पशुपति की मुद्रा। जिस प्रकार से यहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के मोहरें और मुद्राएं मिली, ये आपने मोहरों के बारे में जाना।
एक हमें विशेष प्रकार की पशुपत की मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसमें पशुओं से घिरे एक योगी को अंकित किया गया है। ये देखिए एक योगी इस प्रकार से यहाँ पे ये बने हुए हैं और इनके चारों ओर देखिए इस पशु का चित्र यहाँ पे बना हुआ है इनके आसपास। तो योगी के चारों ओर पशुओं से अंकित हमें ये एक मुद्रा प्राप्त हुई है और ये मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जो कि 5.7 सेंटीमीटर लंबी, 3.7 सेंटीमीटर चौड़ी और 2.5 सेंटीमीटर मोटी है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये शिव की आकृति है, जिसके सिर बड़े बड़े सींगों वाला मुकुट है। इनके सिर में देखेंगे तो ये देखिए बड़े बड़े सींगों वाला इस प्रकार से यहाँ पे मुकुट पहने हुए हैं। इसके चारों ओर पशु अंकित होने के कारण इसे पशुपत की मुद्रा कहा जाता है। इनके चारों ओर देखेंगे तो ये देखिए पशु अंकित हैं, इसलिए इसे पशुपति मुद्रा कहा जाता है, जो उस समय की धार्मिक भावनाओं को प्रकट करती है। पशुओं की मोहरों में वृषभ की मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो तत्कालीन वृषभ की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। विशाल वृषभ की बहुत ही सुंदर आकृति अंकित है। इसे बहुत ही शक्तिशाली और सौरपूर्ण दर्शाया गया है। ये मुद्रा 2.5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर मोटी है। तो ये आपके हो गए मोहरे, मुद्राएं, और जो भी आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कुछ प्रमुख मूर्तियां प्राप्त हुई उनके बारे में आपने यहाँ जाना। इसी के साथ ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे खिलौने एवं बर्तन है, जो यहाँ पे देखेंगे एक बैलगाड़ी इस प्रकार से मिली हुई है। सिंधु घाटी में धातु तथा पकाई हुई मिट्टी के अनेक खिलौने मिलते हैं। याद रखिएगा सिंधु घाटी में कुछ खिलौने हमें धातुओं से मिलते हैं और बहुत से हमें जो खिलौने मिले हैं वो पकाई हुई मिट्टी के खिलौने मिले हैं। धातु का ढला हुआ बैल, पकाई हुई मिट्टी के मातृका देवी, भेड़, कछुआ, बैल तथा बंदर आदि के खिलौने भी शामिल हैं। रस्सी पर खिसकने वाला बंदर, गर्दन हिलाने वाला पशु, चिड़िया गाड़ी आदि। इसके अतिरिक्त सीटी बजाने वाले खिलौने, आलिंगन करते हुए 2 बंदर, चीनी मिट्टी के बने काफ़ी सुंदर ये हमें खिलौने एवं बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये देखिए विभिन्न आकार के मृण पात्र हैं, अर्थात ये विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से बर्तन प्राप्त हुए हैं। और ये बैलगाड़ी देखेंगे जो हमें इस प्रकार से प्राप्त हुई है। तो इनके बारे में आपको केवल जानना है और विशेषकर ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखनी है और ये सभी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आज से हमारा ये जो पहला टॉपिक था अर्थात इतिहास, ये आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, ये टॉपिक आज से समाप्त होता है। अब इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं नेक्स्ट क्लास में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो जितने भी आपके प्रश्न आगे आएंगे वो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे और जो नए प्रश्न बनेंगे वो भी आप साथ में याद करते चलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।